जय गणित। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का सेकंड चैप्टर का मिसलेनियस। ठीक है, और पेज नंबर 46 पर है, तो इसे निकाल लीजिए। ठीक, तो देखें क्वेश्चन नंबर 1, पहले मैं लिख दूं क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, तभी बेटर रहेगा। ठीक, दिख रहा है ना सब बच्चों को? तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द रिलेशन एफ है, द रिलेशन f is defined by fx is equals to x का स्क्वायर 0, x is from 0 to 3 and this is 3x and x is from 3 to 10। ठीक, अच्छा, सिमिलर फैशन में एक रिलेशन और दे रखा है g is defined by gx is equals to आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर व्हाट? 0 टू, इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल बेसिस पे आपको ये रिलेशन दे रखा है कि आपको पीस वाइज रिलेशन कह रखा है कि भाई एक्स की वैल्यू ये हो तो ये लो, ये हो तो ये लो। ठीक, अब यू नो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी रिलेशन क्या हो, फंक्शन हो। तो इसमें कहता है शो दैट एफ इज़ ए फंक्शन बट g इज़ नॉट ए फंक्शन। ठीक, सबसे पहली बात तो इसमें ये देखें कि इसके अंदर जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं रिलेशंस के, एक्स स्क्वायर 3x, यही है हमारे दोनों के अंदर जो है। ठीक, बिकॉज एक्स स्क्वायर एंड 3x, एफ एक्स की वैल्यू ये है कि x की वैल्यू ये हो तो ये लो, ये हो तो ये लो, और ये हो तो इसमें लेना है, इस कैटेगरी में x है तो ये लेना है। बट बेसिकली एक्स स्क्वायर 3x है, आर पॉलिनोमियल्स विच आर very well defined everywhere, very well defined everywhere, everywhere। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। भाई पॉलिनोमियल तो कभी फेल ही नहीं होता। देयरफॉर these are also defined in given intervals। ये क्या है, हमारे इंटरवल्स ही तो हैं। ऑल्सो, तो हमने एक पंथ दो काज कर दिए, ये चारों टर्मों को एक तरीके से दिखा दिया वेल डिफाइंड है, मतलब वैल्यू प्रोवाइड करने की क्षमता इसमें है। ठीक, अब बात टिक गई कि वेरी वेल डिफाइंड है अपने इंटरवल्स के अंदर। अब रिलेशन तो है ही है, दे ही रखा है। अब फंक्शन में हमने पढ़ा था कि जब हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं तो जो फर्स्ट एंट्री है वो सेम नहीं हो सकती दो ऑर्डर्ड पेयर की। ठीक, अगर फर्स्ट एंट्री सेम है तो सेकंड भी सेम होगी, तो ऑब्वियसली दो डिफरेंट हो ही नहीं सकते। ऐसे जैसे 1 2 1 3 संभव नहीं है कि 1 पे 2 आ रहा है तो 1 पे 3 क्यों आ रहा है, वो फंक्शन नहीं हो सकता, रिलेशन होगा। तो यहाँ आप देखें ये 3 आपका ऊपर वाली पीस वाली इस इंटरवल में भी शामिल हो रहा है, एक्स की 3 वैल्यू यहाँ भी शामिल हो रही है। तो अगर ये आपका देखें ये सब पे डिफाइंड है, ये सब पे डिफाइंड है, लेकिन ये 3 3 दोनों में कॉमन होने की वजह से वी नीड टू टेस्ट क्या आपका 3 रखने पर ये और ये जो दे रहा है वो सेम है। अगर ये सेम आ रहा है दैट मीन्स 3 और दैट सेम वैल्यू आपकी सही रहेगी। सेम आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर ये 3 रखने पे समथिंग आए और 3 रखने पे ये अदर थिंग आए, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। तो होलसम स्टोरी समझ में आ गई होप सो। बट इन एफ एक्स इज इक्वल टू 3 एंड इन जी एक्स इज इक्वल टू 2 इज आपका कवर कह दीजिए या इंक्लूडेड इन बोथ केसेस, इंक्लूडेड इन बोथ आपकी जो वैल्यूज़ हैं।
both values of fx and gx respectively। ठीक, दोनों में ही शामिल है, 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, ऐसे 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है जी एक्स की वैल्यू में। ठीक, सो वी नीड टू टेस्ट, सो वी नीड टू टेस्ट सेम ordered pair on x is equal to 3 and x is equal to 2 in f and g। If it is so, then they are function, then f or g whatever is a function, otherwise not। ये पेपर में लिख के आना, टीचर को समझ में आ जाएगा आपने बहुत बढ़िया लिखा है ऐसा जो है। ठीक है, सो हमारा अब जो है टारगेट F3 निकाल रहा हूँ मैं, इस सेंस से भी निकालूंगा, दिख रहा है ना बच्चों को जो है। देखें आप F3 जो है यहाँ से भी निकाल लो और F3 यहाँ से भी निकाल लो, राइट। तो देखें 3 स्क्वायर इज़ 9 फर्स्ट केस में, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बना, हाथ के हाथ लिख दो 3 9। ठीक है, अच्छा ऐसे ही F3 दूसरी स्थिति में निकालो, F3 यहाँ भी शामिल है तो 3 यहाँ डालो तो 3 3 ज़ा 9, इट इम्प्लाइज सेम। अब आपको ये जो मैंने थ्योरी लिखवाई है वो यहाँ समझ में आ जाएगी अगर ये रखने पर सेम आपका ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, दैट मीन्स आप इसे 10 बार भी लिख दो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, दिक्कत जब होती जब ये 3 9 है तो ये 3 पे 9 ना आके कुछ और आता, तब ये फंक्शन नहीं होता क्योंकि फर्स्ट एंट्री रिपीट कर जाती है। ठीक, और ये दोनों सेम है ना, सो वी गेट सेम। देयरफॉर f इज ए फंक्शन। दिक्कत केवल ये थी कि बस 3 पे होती गड़बड़ जो होती, क्योंकि वैसे तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये सारे के सारे ही पॉलिनोमियल हैं, एवरीवेयर टॉपर हैं, ये फेल कभी नहीं होते, राइट। तो एक बस गड़बड़ हुई तो 3 पे होगी यहाँ पर f में, और 2 पे होगी तो यहाँ होगी। अभी चेक करते हैं उसको भी। ये तो हो गया f इज़ ए फंक्शन। ठीक, ओके, ये कंफ्यूज मत होना, f x इज़ ए फंक्शन लिख दो और अच्छा रहेगा। देयरफॉर रिलेशन एफ एक्स इज़ ए फंक्शन। अच्छा, अब जी एक्स के बारे में देखें। जी जो आपकी कॉमन वैल्यू एक्स की है वो ऊपर भी 2 आ रही है, नीचे भी 2 आ रही है, तो हमारा टेस्ट करना बनता है। ऑर्डर्ड पेयर सेम आया है तो ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट आ गया एक्स सेम रखने पर, तब तो दिक्कत है ही है। तो G2 इज़ व्हाट हियर, 2 स्क्वायर इज़ 4, सो व्हाट इज़ द ऑर्डर्ड पेयर हियर, 2 4। ये ढंग से लिख दूँ, दिख रहा है ना बच्चों को, थोड़ा सा थ्योरी लिख दी मैंने तो अब ये दिक्कत आ रही है बस, लेकिन समझ लीजिए दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं बोर्ड इधर उधर कर दूंगा। ये आ रहा है 6, ये 2 रखने पर 6 आ रहा है, तो आप ध्यान से देखें ये और ये डिफ़र नहीं, डिफ़र है ना। ठीक है, तो ये हम फंक्शन नहीं कह सकते। रीज़न लिख दो, बिकॉज भाई 2 पे 4 2 पे 6 कैसे हो सकता है, इसका मतलब फर्स्ट एंट्री सेम हो गई। बिकॉज फर्स्ट एंट्री सेम, सेम ये लिख दो, या फिर लिख दो 2 डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं आपके ऑन गिविंग सेम इनपुट। ठीक, तो देयरफॉर जी एक्स इज नॉट ए फंक्शन। मैं अभी बोर्ड इधर उधर कर देता हूँ अगर देखने में दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, इसे आराम से नोट कर लें और इसको और बेटर लिख दें, इसको जो है कि भाई इसमें 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर आ गए ऑन सेम इनपुट, दैट्स वाई इट इज़ नॉट ए फंक्शन। तो मैंने कुछ डिटेल पूरी समझा दी है, इससे बेटर क्या होगा। और अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं समझ में आया इसे दोबारा देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका, ये तो सिंपल से ही क्वेश्चन है, तो ज़रा देखें बोर्ड की स्थिति ठीक कर लूँ एक तो।
अब ये कहता है, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कहता है एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। ठीक, कहता है फाइंड करें आपका f1.1 माइनस f1। ठीक, और नीचे कहता है 1.1 माइनस 1। याद आ रहा होगा इसको देख के, समथिंग 11th क्लास, नो 11th में तो है ही हम, नहीं अभी कुछ याद नहीं आएगा, इन फ्यूचर इट इज़ स्लो वैसे। ठीक है, सो अभी कुछ याद मत करो, बस ये वैल्यू निकालनी है। तो ये देखें एफ एक्स आपको प्रोवाइड कर रखा है एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन की वैल्यू निकालनी हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखी थी ना, मिसलेनियस से पहले फंक्शन की वैल्यू निकाली थी। 2 क्वेश्चन थे या एक था, तो इसमें बहुत सिंपल भी है। f1.1 चाहिए ना, x की जगह जाओ और पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1.1 रख दो। ठीक, सो वेरी सिंपल, वेयर एवर एक्स रिप्लेस इट बाय 1.1, सो व्हाट वी गेट 1.1 का स्क्वायर दैट इज़ 1.21। अच्छा, f1 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, एंड दिस इम्प्लाइज f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1 शुड बी 1.21 माइनस व्हाट, आपका 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 इज जस्ट 0.1 लिख दूँ, इट इज़ 0.21 अपॉन 0.1। अब भाई ये आपका ऊपर 10 आ गया, इजी कर दूँ, और ये आपका कितना आ गया 100, तो एक ज़ीरो सेट ऑफ कर दो, तो मात्र 2.1 आपका जो है वो आंसर आ गया है। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। पहले क्वेश्चन लिख लूँ और फिर इस पे चलते हैं। फाइंड द डोमेन निकालना है ओनली। रेंज के लिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, 12th क्लास का क्वेश्चन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एंड दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12। अब लिखें इसका जवाब जो है, बिकॉज एफ एक्स इज ए रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक, एफ एक्स इज ए रैशनल एक्सप्रेशन एंड वी नो दैट, मैंने जब वो टॉपर फंक्शन की लिस्ट लिखवाई थी उसमें लिखवा दिया था, एंड वी नो दैट it is not defined when denominator is 0, और सिंपल भाषा में ज़ीरोज़ ऑफ डिनोमिनेटर पे ये डिफाइंड नहीं होता। तो कभी भी आपका ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल हो, उसको क्या बोलते हैं मैथ्स में, रैशनल एक्सप्रेशन, वो आए तो आपने ऊपर तो पॉलिनोमियल है इसमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है अगर ये ज़ीरो हो गया तो हम आपका फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड, तो ये चीज़ ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो फॉर द टाइमिंग अभी मैं ये निकाल रहा हूँ कि ये ज़ीरो कब होता है, बाद में एनी रियल नंबर लिख देंगे, टॉपर फंक्शन है रैशनल एक्सप्रेशन एक्सेप्ट ज़ीरोज़ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, तो उनको फिर हम हटा के लिख देंगे जो इसके ज़ीरोज़ आएंगे। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12 इज़ ज़ीरो। सो मल्टीप्लाई करने पर 12y प्लस का और ऐड करें तो -8 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर आपने सोचे, -6x -2x, इसके दो टुकड़े कर दिए -8x के, और +12। क्वालिटी इनकी इसलिए है कि ऐड करता हूँ तो -8x आ रहा है, और मल्टीप्लाई करता हूँ मतलब ऐड करने पर -8 आ रहा है, और इनटू इन दोनों को करता हूँ तो प्लस का 12 आ रहा नहीं। सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करा है, x कॉमन
एक्स माइनस सिक्स और माइनस टू कॉमन एक्स माइनस सिक्स बराबर ज़ीरो, ये और ये सेम। सो व्हाट इज़ कॉमन इन ऑल? एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस टू यहाँ बच रहा है। अब मैथ्स में कहते हैं कि भाई दो नंबरों का प्रोडक्ट जो है ए बी जीरो है, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम क्या होगा इनमें जीरो, या तो भाई ये जीरो होगा या ये जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे। सो एक्स माइनस सिक्स ज़ीरो और व्हाट, एक्स माइनस टू ज़ीरो। तो ये आ जाएगा x बराबर सिक्स और x बराबर टू। सो देयर फोर डोमेन जो हमारा होगा ऑफ एफ एक्स वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट व्हाट, घटा मतलब एक्सेप्ट मतलब इनको छोड़कर जो अब लिख रहे हैं आपका टू एंड सिक्स। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, वेरी गुड क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाई ये आपका रैशनल एक्सप्रेशन का एक अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसमें आपसे पूछा गया है इसका डोमेन और रेंज आपको दोनों ही बताने हैं। ठीक, ओके। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो फाइंड द डोमेन and range of the function fx is equals to अंडर रूट एक्स माइनस वाई। ठीक, सो देखें बहुत ध्यान से, मैंने आपको जो फंक्शंस के बेसिक्स कराए थे मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड बताया था, तो आपको बताया था दो चीज़ पे ध्यान रखें, बटा ज़ीरो ना आने दें, रूट के अंदर नेगेटिव ना आने दें, क्योंकि हम रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये एफ एक्स टू बी ए फंक्शन सो एक्स माइनस वन जो रूट के इनसाइड है दैट मस्ट बी पॉजिटिव और ज़ीरो। सो दिस इम्प्लाइज एक्स इज व्हाट ग्रेटर इक्वल टू वन। सो देयर फोर जो पॉसिबल इनपुट हैं वो क्या हो गए हमारे, जो डोमेन है मतलब पॉसिबल इनपुट्स वो क्या आ गया, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू वन। और दूसरी सेंस में से ऐसे लिख सकते हैं वन और प्लस इन्फिनिटी। ठीक, ये ओपन में कर दो, पैरेंथेसिस में इंटरवल्स में हमने बहुत डिटेल पढ़ा था, और ये क्लोज कर दिया है। वन हो सकता है, इन्फिनिटी नहीं। ठीक, सो आई होप दिख रहा है ना। ठीक है, सो अब ये कहता है कि भाई इसकी रेंज भी बतानी। रेंज मतलब जो आपकी आउटपुट हो सकती है उसकी क्या क्या संभावना है जो एक्चुअल आउटपुट हो सकती है। सो एक्स तो आपका ये है, इसी पर वाई निकालना है मीन्स एफ एक्स। तो फॉर रेंज सबसे पहला काम करा कीजिए कि एफ एक्स को उठा के क्या कर दो वाई। सो दिस इज वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स माइनस वन, ये है हमारा। अब हम वाई की वैल्यूज़ को निकालेंगे, जो इसकी एक्चुअल जो वैल्यूज़ होंगी रेंज की हम वो बताएंगे। ठीक, सो स्टार्ट करता हूँ मैं इसी से ही कि डोमेन क्या आया था हमारा, जो संभावित वैल्यूज़ थी, बिकॉज हियर एक्स इज ग्रेटर इक्वल्स टू वन। अब ये वन को इधर ले आओ तो एक्स माइनस वन इज़ व्हाट बचा, ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें भाई रूट भी कर दूँ अगर मैं तो वो क्या आएगा, इट इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव तो हो गई और ज़ीरो भी हो सकता है। सो दिस इम्प्लाइज कर दिया, और यहाँ मैजिक हुआ कि y इज़ ज़ीरो और मोर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, और देयर फोर रेंज हम इसको लिख सकते हैं, रेंज ऑफ एफ एक्स। ठीक है, रेंज ऑफ एफ एक्स जो है इज़ आपका भाई ये लिखो, ठीक है, सच दैट, या ये भी लिख दो चलेगा, और ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक, दिख रहा है ना बच्चों को, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दिखना चाहिए। ठीक, अब देखें ये क्वेश्चन ओवर हो गया है हमारा जो है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है
लिखें क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी डोमेन और रेंज ही पूछे हैं और दे रखा आपको क्वेश्चन नंबर 5 में x-1 का मॉड है, जिसको 5 कर दूं और दिस को x-1 का मॉड। हमने अभी पिछली एक्सरसाइज में ही जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे मैंने मॉड की डिटेल समझा दी थी। एब्सोल्यूट फंक्शन वो x की कोई भी वैल्यू ले सकता है, एनी रियल नंबर, बट एक शर्त है, जो आउटपुट देगा वो ज़ीरो और पॉजिटिव देगा, या तो ज़ीरो या मोर। ठीक, सो उसी चीज़ को माइंड में ले आएँ कि x यहाँ कुछ भी हो सकता है। फॉर x लिखें ऐसे, फॉर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर fx इज डिफाइंड। कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करें, ये भी मैंने कहा भी था टॉपर की लिस्ट में मॉड फंक्शन भी लिख देना। ठीक, सो देयरफॉर इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ fx इज व्हाट, x बिलोंग्स टू r और द नंबर लाइन -∞ टू +∞ भी लिख सकते हैं, पूरी नंबर लाइन पे स्वैप्ट हो सकता है इसका। ठीक, ओके है। अच्छा, रेंज के लिए देखें, जो बिकॉज आंसर ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो, देयरफॉर x-1 का जो मॉड होगा वो हमेशा ज़ीरो और मोर होगा। दिस इम्प्लाइज आपका fx जो है वो दिस होगा। और यू नो हम रेंज के लिए क्या करते हैं, fx को y पुट करते हैं, तो दिस इज y इज दिस होगा, बिकॉज यू नो fx फंक्शन थ्योरी में fx बराबर y होता है। ठीक, सो देयरफॉर इसकी रेंज भी निकल आई है हमारी जो है, तो रेंज जो है ऑफ fx इज y इज दिस, और आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 से +∞। ठीक, सो आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक, करेक्ट है। अब इसको आप फटाफट नोट करें, फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दे रखा है, अच्छा रेंज ही पूछ रहा है, डोमेन दे ही रखा है, तो मैं मिटा ही दूँ इसे। तो लिखें फटाफट इसको, जो है मेन क्वेश्चन की समरी है उसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की, और इस पे लिख दें वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सवाल। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में फुल चांस मान के चलें ये आने वाला क्वेश्चन ही है, और वैसे भी ध्यान से समझें, इन फ्यूचर बड़ा फ़ायदा होगा, ऐसे सवाल आते होंगे यदि आपको। ये x है और ये x² अपॉन 1 + x² है, इज सच दैट आपका कहता है x बिलोंग्स टू r, तो डोमेन तो खुद ब खुद ही दे दिया इसने, और फंक्शन है r2r, फंक्शन इज सच दैट r2r, डोमेन रियल नंबर, आपका को डोमेन क्या है वो भी रियल नंबर, बट रेंज हमने फाइंड करना है। ठीक, इसमें कहता है फाइंड द रेंज। ठीक, अच्छा इसका सॉल्यूशन नोट करें, मतलब आंसर। ठीक, अब बिकॉज वी नो दैट x² इज ऑलवेज व्हाट, 0 और मोर, फॉर ऑल, इसका फॉर ऑल है सिंबल, ये भी बना के काट दो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ये एक फैक्ट है, सिंस x² इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, ओके, परफेक्ट स्क्वायर किसी भी रियल नंबर का हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव है, तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये भी कंफर्म करना पड़ेगा, राइट, कि 1 + x² इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली व्हाट, पॉजिटिव ऑल्सो। अगर मैं ये कहूँ कि ये हमेशा 0 और मोर है, तो 1 + x² जो होगा वो तो हमेशा ही 0 से बड़ा होगा, इवन x 0 भी हो गया तो 1 तो 0 से बड़ा है, ये भी एक फैक्ट है। अब ये कंफर्मेशन अगर हो जाती है इन इक्वेशंस में, याद करें मैंने आपको बोला था फंक्शंस अगर अच्छे से करने हैं
ये जो डोमेन रेंज के क्वेश्चंस करने हैं तो आप पहले इन क्वेश्चंस ढंग से कर लेना, उसके बाद इसको करना, तो ये बहुत अच्छा समझ आएगा। तो जब मैं आपका लीनियर इनइक्वालिटीज़ का डिस्कशन करूँगा उसको ध्यान से स्टडी करना और इन क्वेश्चंस के रूल्स पर बेस्ड है। जब तक कंफर्म ना हो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक। सो ये पॉजिटिव आ गया है तो दोनों तरफ मैं डिवीज़न कर सकता हूँ, बीच का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, श्योर है। सो ऑन डिवाइडिंग नंबर 1 both the sides by 1 plus x square we get, इसकी तरफ एक्स स्क्वायर बटा आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और भाई ज़ीरो बटा कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर पॉजिटिव होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये क्या आने वाला है हमेशा दिस, ओके। अब आपका ये चमत्कार हुआ, ये क्या है हमारा y या एफ एक्स है ये हमारा, ठीक, ओके। अब इसमें आंसर की जगह पहले मैं लिख दूँ, क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, ये एफ एक्स है, ठीक। और उसकी जो रेंज होती है उसको हम y से डिनोट कर देते हैं, एफ एक्स बराबर y लेते हैं हम। सो दिस इम्प्लाइज हमारा क्वेश्चन यहाँ क्रिएट हो गया, वी आर एबल टू राइट दिस, और दिस इम्प्लाइज y इज 0 और मोर बिकॉज एफ एक्स जो होता है वो y होता है। फंक्शन थ्योरी में, पूरी फंक्शन थ्योरी में यूज़ कर सकते हैं, दिख रहा है ना। सो देखें, एक पार्ट हमें मिल चुका है ये, ठीक। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब एक चीज़ देखें हमेशा कि जब हम, ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक फैक्ट तो ये हो गया हमारा 0 से बड़ा, ऑल्सो लिखें ये भी एक फैक्ट है, 1 प्लस जो एक्स स्क्वायर होगा वो हमेशा आपका क्या होगा, या एक बेटर एक तरीका और दिखा दूं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इससे हमेशा क्या होगा, इससे हमेशा एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा कि नहीं, ऑल्सो ये भी एक फैक्ट है हमारा। ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है पॉजिटिव, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से तो बड़ा ही होगा। ये जो तुम ज़ीरो रख दो, ज़ीरो रखोगे तो ये भी ज़ीरो, 1 ज़ीरो से बड़ा है, ये भी एक फैक्ट है हमारा। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इट्स ए यूनिवर्सल फैक्ट है फॉर एनी रियल नंबर, ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, ठीक। इट इज़ ट्रू, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये ट्रू है हमारा। अब इसे, और ये कंफर्म पॉजिटिव है, ये भी कंफर्म पॉजिटिव है, लिखें डिवाइड बोथ साइड्स बाय, मुझे लाना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ क्या कर दो, डिवाइड, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कन्फर्म पॉजिटिव है तो बीच का साइन चेंज नहीं होगा। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा 1 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1, ये चमत्कार हुआ, y बन गया। ऐसा चमत्कार नहीं हुआ, इंटेंशनली हम मेक कर रहे हैं कि y बने। अब 1 y से बड़ा इम्प्लाइज व्हाट, y 1 से छोटा है, ये आपका इसका एक तरीके से अपर लिमिट आ गई, वही 1 से बिलो होगा ये, और ये आ गया भाई लोअर पार्ट कि 0 और मोर। सो नंबर आपका, इसे 1 लिया, इसे 2 ले लीजिए, राइट, इसको 3 ले लीजिए, यहाँ तक नोट कर लें, वेरी गुड क्वेश्चन। और फिर यहाँ आ जाइए, फॉर या देयर फोर लिखो सीधा, देयर फोर रेंज ऑफ आपका एफ एक्स फ्रॉम 2 and 3 we get y is 0 and within what 1, ठीक। और दूसरा स्टाइल, भाई इसको y बिलोंग्स टू व्हाट, आपका इंटरवल सेंस में 0 और व्हाट 1 ओपन में, ठीक। ये आपकी रेंज आ गई, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इसको नोट कर लें, बच्चों का ये सवाल होता ही नहीं है वैसे, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
आई होप नोट हो गया, नहीं तो पॉज करें, सारा नोट कर लें, फिर लिखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, लिख लूँ जिससे हमें टॉक कर सकूँ, ठीक है, क्योंकि सवाल सामने नहीं होगा तो कैसे होगा। तो 7th है, ये कहता है लेट कर लीजिए एफ जी आपके दे रखे एफ और जी फंक्शंस हैं सच दैट आर टू आर, मतलब डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर, ठीक। आपको एफ एक्स की वैल्यू भी प्रोवाइडेड है फंक्शन की, एफ एक्स एक्सप्रेशन वाइज एक्स प्लस वन है, और जी एक्स है 2x-3, ये भी प्रोवाइडेड है, ठीक, 2x-3। अब ये कहता है फाइंड करो इनका सम, डिफरेंस एंड डिवीज़न। इनटू नहीं करवा रहा क्या, ठीक, तुम ही कर देना, कोई बात नहीं। प्लस करा रहा है, सब्ट्रैक्शन करा रहा है, एंड डिवीज़न करा रहा है, तो भाई आप मल्टीप्लाई भी कर देना। सो बिकॉज सम जो फंक्शंस का होता है, ठीक, वो आपका किसके बराबर होता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक। एफ प्लस जी में हमने जैसे ही एक्स टेक करा वो दोनों का ग्रैप कर लेगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स बन जाएगा फंक्शन। तो इन दोनों को समेशन कर दें, एक्स प्लस वन प्लस 2x-3। सो इनका समेशन कितना आ जाएगा हमारा, 2 और 3, 2 और 1 3x, और ये -2, ठीक, ये इसका समेशन हो गया। अच्छा, घटा करना है, f घटा g x, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी व्हाट, ये आपका x है ना, ये दोनों से हुआ, ऐसे ही x दोनों से कर दो, दिस इज एफ एक्स माइनस जी एक्स। वॉट इज़ द एफ एक्स, एक्स प्लस वन, माइनस वॉट इज़ द जी एक्स, 2x-3 ब्रैकेट, इसको खोलो, अंदर के साइन पलटेंगे, -2x और +3, सो अल्टीमेट आ गया -x, x और -2x, और दिस इज +4। दिस इज योर सब्ट्रैक्शन। एंड नाउ व्हाट वी रिक्वायर, डिवीज़न। तो f बटा g, ठीक, ये लेंगे और x लेंगे, तो दिस इज़ फंक्शन थ्योरी के मुताबिक एफ एक्स बटा जी एक्स हो गया। अब इसको कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको ऐसे ही लिख दो, लेकिन एक ख़ास बात, नाउ ये क्या बन गया है, इट इज़ रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक। तो x की वैल्यू आपकी वो ना हो जिस पे 0 बन जाए, तो भाई 2x-3 इज़ 0, x इज़ 3/2, देयरफॉर जो इसकी करेक्ट प्रॉपर डेफिनेशन है आपकी f/g होने की, वो आपकी बन जाएगी आपकी एफ एक्स बटा जी एक्स, लिखूँ पहले तो ढंग से, और ये आपका x प्लस वन। ऐसा होता है देखो फंक्शंस में, अगर कोई वैल्यू प्रॉब्लम भी कर रही है तो उसको हम साइड में कोटिंग कर देते हैं, भाई x की वैल्यू क्या मत ले लेना, 3/2। क्यों, मैथ्स में ऐसा बहुत देखा होगा आपने, सवाल ये समझ लो इवन 10th क्लास से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप देखते होंगे कि भाई वो सवाल देता है, साथ में लिख के देता है कि भाई x ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ये वही चीज़ है कि ये फंक्शन लिख रहे हैं आप, तो आपकी ड्यूटी है कि भाई ये आपका कोई वैल्यू ऐसी अटेन ना कर ले जहाँ बटे 0 आ जाए या रूट में नेगेटिव आ जाए, तो आपको केयर करना है इसका। तो रैशनल एक्सप्रेशन आपके सामने बना, ये तो सब पॉलिनोमियल बने तो उसमें कोई टेंशन नहीं, टॉपर फंक्शन है ये भी और ये भी, बट ये आपका रैशनल एक्सप्रेशन है, तो आपको खुद देखना पड़ेगा ये वैल्यू कब 0 हो रही है, 3/2 पे, तो वो उसको मना कर दो, x कैन नॉट बी दिस, दैट मीन्स यू कैन कंसिडर एनी x एक्सेप्ट दिस, नो मीन इज़ दैट। सो मेरे ख्याल पूछा नहीं है इतना, बट हम अपनी तरफ से राय जरूर लिखेंगे, ठीक। और इंटू की बात थी, दोनों को इंटू कर देना, दोनों को उठा के इंटू करना, ब्रैकेट्स खोल के मल्टीप्लाई वो भी कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। सबसे इम्पॉर्टेंट है डिवीज़न का पार्ट है जो आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखें। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, f दे रखा है आपका एक फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 8, f एक फंक्शन है, ये देता है 1,1, फिर कहता है 2,3, फिर कहता है 0,-1, और फिर कहता है -1, -3, बी ए फंक्शन,
बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z, मतलब इंटीजर टू इंटीजर, और ये दे रखा है एफ एक्स है ए एक्स प्लस बी। कहता है फाइंड करें ए एंड बी, मतलब ए और बी इंटीजर्स हैं, ठीक। और सारांश ये है कि इसमें फाइंड करना है हमने ए एंड बी। सो आप ये देखें, जो फंक्शन होता है हमारा वो ऑर्डर्ड पेयर जो हैं ये किसके लिए है, एक्स के लिए, एफ एक्स के लिए मतलब वाई के लिए, ये एक्स के लिए, एफ एक्स के लिए मतलब वाई के लिए, एक्स और एफ एक्स, एक्स और एफ एक्स। अगर कोई फंक्शन है तो अपनी जो ओरिजिनल उसका एक्सप्रेशन है उसको हर वैल्यू के लिए क्या करेगा, सेटिस्फाई। अब हमारे को कितनी वैल्यू निकालनी है, ए और बी, तो मैथमेटिकल कंडीशंस कितनी चाहिए हमारे को, इसके लिए दो आपने आर्बिट्री कांस्टेंट निकालने हैं तो दो कंडीशन चाहिए। तो दे कितने रखे हैं ऑर्डर्ड पेयर, 4। तो आप, मैं कहता हूँ कोई से दो पिक कर लो, एनी 2 इसमें डाल दो, ठीक। और बाकी जो दो हैं उनको टेस्ट कर देना, तो फंक्शन सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो वी आर राइट कि हाँ भाई ये फंक्शन ए और बी की सभी इन वैल्यूज़ को ओके कर रहा है, ठीक। ए और बी की वैल्यूज़ निकाल के डालें और जो नहीं ले रहे पॉइंट उनको टेस्ट कर देना। तो बताएं मैं पहले दो ले रहा हूँ, बाकी दो टेस्ट कर दूँगा, ठीक। तो ओके हो जाएगा। तो ये 1 1 का मीनिंग इज़ व्हाट, 1 1 का मतलब है x इज़ 1 एंड F1 इज़ 1, ठीक। ओके, ये देखा जाए तो 1 और F1 है, इसकी ट्रांसलेशन अगर देखें तो इसी की 1 और F1 इज़ 1, ठीक। ओके, तो भाई इस स्टोरी को माइंड में लें। सवाल पे आए, अब यहाँ पे मैं F1 निकाल रहा हूँ, दिस इज़ a टाइम्स 1 प्लस बी, F1 इज़ 1 गिवन, तो a प्लस बी आपका 1 आ गया है, a प्लस बी इज़ व्हाट 1। नंबर आपका इसे 1 डालें और इसे डालें 2। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट लें 2,3, इसका मीनिंग क्या है, दैट इज इक्वलेंट टू 2F2 एंड दिस इम्प्लाइज आपका F2 जो है वो 3 हो गया, वही सेम है। वहाँ तो 1 1 था, सब कुछ तो पता नहीं लग रहा था, यहाँ देखो 2F2, F2 इज़ व्हाट 3, दैट इज़ दिस। सो इस सवाल पे वापस जाएं, x की जगह 2 प्लेस करो, a इंटू 2 प्लस बी, अब F2 इज़ व्हाट 3, तो आ गया नहीं 2a प्लस बी, सो 2a प्लस बी इज़ व्हाट 3, नंबर 3। जो नंबर 2 आया था a प्लस बी में इसके नीचे रख के इसे सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस माइनस माइनस, तो ये b और b कट जाएगा हमारा, और बचेगा क्या हमारा यहाँ पर a आ जाएगा। तो 2a में से a गया तो a इज इक्वल टू 3 में से 1 गया 2, सो a की वैल्यू 2 आ गई, किसी में भी डाल दो, पुट इन 2, वी गेट 2 प्लस 1 b इज़ 1, सो दिस इम्प्लाइज b इज़ 1। देयरफॉर जो फंक्शन का एक्सप्रेशन बनेगा एफ एक्स वो कंप्लीट हो गया, ए और बी की कमी थी इसमें, दैट इज़ ए इज़ 2 है तो 2x प्लस बी कितना है 1, ये हमारा फंक्शन आ गया। यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद जो आपके दो पॉइंट थे वो मेरे को सेटिस्फाई कराने पड़ेंगे। वैसे आंसर आ गया ही, अगर कोई अच्छा टीचर चेक करेगा पेपर, वो यहाँ तक के फुल मार्क्स नहीं देगा, वो कहेगा भाई दो ऑर्डर्ड पेयर से आपने और भी निकाला, बाकी दो को सेटिस्फाई तो करो, ये फंक्शन है। तो मैं वो कार्य कर रहा हूँ सेटिस्फाई करने का कि 0 - 1 इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं, ट्रू दिखा रहा है कि नहीं। F0 पास करो, यहाँ Fx आ चुका है हमारे पे फंक्शन एग्जैक्ट 2x प्लस 1, इस पे ये पास कर रहा हूँ मैं, थर्ड जो ऑर्डर्ड पेयर है। तो F0 अगर -1 आए तो समझो हम सही जा रहे हैं, तो 2 इंटू दिस, ओके, सॉरी 1 माइनस 2 इज़ माइनस नहीं आएगा, देखें यहाँ मैंने कहा यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा, देखो नहीं, बहुत ज़बरदस्त मिस्टेक हो जाती है ये, गणित सो महान, आगे पकड़ी जाती है गलती। तो कंसंट्रेशन हाई होगी तो अगर छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो हमें खुद पता लग जाता है कि भाई ये गलत है हमारा। अब देखो गणित कितना महान है, हम गलत हो सकते हैं कैलकुलेशन में, वो गलत नहीं हो सकता। तो ये -1 आ रहा है ना, देखो, तो भाई F0 पे -1 आ रहा है रियली, तो ये हमारा ऑर्डर पेयर ठीक है।
अच्छा, अदर देखें, देखेंगे गलतियों से भी हम बहुत सीखते हैं कि देखो यहाँ गलती करी हम वहाँ फंस गए, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा था कि यहाँ मत छोड़ना, पूरी टेस्ट करके रखो इसे। तो देखें -1 और -3, इसको पास करें तो f इज़ -1 रखने पर इस फंक्शन में -3 आए तो सही है। तो भाई 2 इंटू -1 और ये आ रहा है -2 -1, तो भाई ये भी ठीक है हमारा ऑर्डर पेयर, ये भी ठीक है, तो सेटिस्फाई हो रहे हैं ना ये, ठीक है। तो ये आपका आ चुका है आंसर। बाकी दो को टेस्ट जरूर करना, टेक एनी टू टू गेट ए एंड बी, एंड देन फंक्शन गेट करने के बाद जो रह गए हैं उनको सेटिस्फाई जरूर कराना, ठीक। सो क्वेश्चन उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा था, मतलब करना आना चाहिए आपको, और नोट कर लें। फिर 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन जो है ये भी थ्योरी, ये तो थ्योरी का है प्योर। अब तक तो थोड़े प्रैक्टिकल से चल रहे थे, मज़ा आ रहा था। अब ये धीरे धीरे थ्योरी का है क्वेश्चन में से, अब आगे थ्योरी के ही दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। एक आर है, रिलेशन है, ठीक, फ्रॉम है एन टू एन, ठीक। और ये कहता है आर जो डिफाइंड है रिलेशन, वो इस तरीके से है कि ए बी सच दैट ये दे रखा है ए बी बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को, ठीक। और जो है ए बराबर बी स्क्वायर एंड ए बराबर बी स्क्वायर, ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब इस प्रश्न को आगे देखें तो ये क्या कहता है, आर द फॉलोइंग ट्रू, मतलब आर द फॉलोइंग ट्रू, फॉलोइंग है क्या वो भी लिखें, क्योंकि जब तक क्वेश्चन सामने नहीं होगा हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे बढ़िया। बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। सेकेंड पार्ट कहता है ये आपका दे रखा है सेकेंड पार्ट में, ए बी बिलोंग टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर। ये बिलोंग्स का सिंबल है, ठीक है। आई होप ठीक नोट करा। थर्ड पार्ट फॉर दिस ए बिलोंग्स टू एन, ये आर है रियल नंबर के लिए, ये एन है नेचुरल नंबर के लिए। क्वेश्चन लिखते लिखते समझें। फिर कहता है ए बी, ठीक, बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, implies what ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक। ये आपका दे रखा है, सही है, मतलब ये आपका रिलेशन से ही है कनेक्ट, ए रिलेटेड है आपका, बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, ठीक, ओके। और नेचुरल नंबर का है ये, और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये, ठीक, ए बराबर बी स्क्वायर। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये देखना है कि ऐसा ये आपका सही है या गलत है, ठीक। तो भाई इसकी टेस्टिंग करनी है हमने, ठीक। अब आप ये देखें कि इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, क्योंकि मैथ्स में एक फंडा है, आपका 100 में 100 करेक्ट होना चाहिए। अगर एक कंडीशन भी डिसक्वालीफाई कर रही है आपको, मतलब एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाए आपको किसी की फैक्ट की, तो वो बेकार हो जाता है। तो यहाँ आप देखें ए और बी बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को। अब पहले केस में ए जो है वो ट्रू होने का मतलब हो गया कि भाई दिस इम्प्लाइज ए बराबर ए स्क्वायर, इट इज़ ट्रू
आई डबल एफ का मतलब याद है ना, इफ़ एंड ओनली इफ, नहीं तो याद कर लो आई डबल एफ, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, इफ एंड ओनली इफ ए इज 0 और 1, बट यहाँ 0 ले भी नहीं सकते, बट हियर 0 इज नॉट अलाउड, वो भी अलाउड नहीं है लो, बिकॉज ए बी बिलोंग करते होने चाहिए नेचुरल नंबर को। ठीक, तो आप देखें ये इफ़ एंड ओनली इफ में आपका ये 0 और 1 में केवल ए बराबर 1 रह गया, तो देयर फोर ट्रू फॉर ओनली व्हेन ए इज इक्वल टू 1। भाई ए बराबर ए स्क्वायर ट्रू कब है, जब आपका 1 नेचुरल नंबर होगा, अदरवाइज तो कभी नहीं हो सकता कि भाई एक नंबर अपने परफेक्ट स्क्वायर के बराबर हो, तो वो एक 1 की क्वालिटी है बस। सो ट्रू फॉर नॉट है ना ऑल, और वो कहता है फॉर ऑल ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो देयर फोर इट इज फॉल्स। ये कहता है सबके लिए दिखाओ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट ये तो एक के लिए ट्रू है बस, सबके लिए ट्रू दिखाना था, इसलिए ये फॉल्स है, नो है मतलब। ठीक, अच्छा नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, अगर आप कहते हैं ए बी रिलेटेड है, ठीक, ए बी रिलेटेड है, बिलोंग करता है आर को, एंड ए बराबर बी स्क्वायर है, बी अगर बिलोंग करेगा इम्प्लाइज कर रहा है सो बी शुड ए स्क्वायर। अब मैं ऐसा करता हूँ ये है तो ये होगा, ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज ट्रू व्हेन एवर ए एंड बी बोथ आर 1, अदरवाइज ये संभव ही नहीं। भाई आपका a बराबर बी स्क्वायर है और b बराबर ए स्क्वायर है, इट इज़ ट्रू व्हेन a एंड b बोथ आर 1, इट इज़ ट्रू, मतलब ये दोनों, ये है और ये दोनों ओके कब होंगे हमारे, कि ये रिलेशन है तो इम्प्लाइज कर रहा है, रिलेशन लिखा है ना देखो इम्प्लाइज, कि ए बी रिलेटेड है, अगर ए बराबर बी स्क्वायर है तो बी ए बी होगा, दैट मीन्स बी बराबर ए स्क्वायर होगा। इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता कि अगर चलो मैं यहाँ बी को पुट भी कर दूँ यहाँ पे, तो ए बराबर ए की 4 हो रहा है, वो तो केवल ट्रू होगा केवल 1 के लिए। इट इज़ ट्रू फॉर ओनली व्हेन ए इज़ 1, ए बी बोथ आर वट 1 होंगे तभी ट्रू होगा, कि जब ए बराबर बी स्क्वायर हो, बी बराबर ए स्क्वायर हो, 1 बराबर 1 स्क्वायर, 1 बराबर 1 स्क्वायर। सो इट इज़ ट्रू फॉर दिस ओनली, देयर फोर इट इज़ आपका फॉल्स, सेम रीज़न लाइक हो गया। अब थर्ड पे आते हैं, ये तो एक तरीका और बनता है इसका, कि आप चाहो तो बी को यहाँ से ऊपर पुट कर दो, तो ये A4 नहीं आ गया, ए बराबर A4 कब ट्रू है, जब आपका A1 होगा ओनली, और कभी होगा ही नहीं, तो इसलिए ये आपका सबके लिए कह रहा है ना, ये सबके लिए तो हो ही नहीं सकता हमारा जो है। ठीक, ओके है। अब आते हैं थर्ड पर। ठीक, अच्छा थर्ड पार्ट जो है, नेचुरल नंबर में आपका ऐसा एग्जिस्ट कर दिया है कि ए बराबर A4 हो तो 1 के अलावा कोई नंबर ही नहीं है, तो हमारा ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा सबके लिए। अब थर्ड पार्ट पे आए, थर्ड पार्ट कहता है, मैंने थर्ड पार्ट ही मिटा दिया, चलो अब थर्ड पार्ट देखते हैं। ए बी रिलेटेड था, बी सी था, और इम्प्लाइज था ए सी। ए बी था, बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग करेगा किसको, आर को। ठीक, अब भाई ये ए बी का था, ए बराबर बी स्क्वायर, कॉमा बी सी है तो बी बराबर सी स्क्वायर। अब हमें जो सिद्ध करना है दैट मीन्स ए बराबर सी स्क्वायर, अगर ये दोनों हैं तो ये होगा, इम्प्लाइज करके दिखाना है कि भाई ए बराबर बी स्क्वायर है, बी बराबर सी स्क्वायर है, तो ए बराबर सी स्क्वायर होगा। तो ज़रा ट्राई मारते हैं, इस बी को उठा के यहाँ पास करो, तो ए बराबर क्या आएगा, सी स्क्वायर का स्क्वायर, एंड दैट इम्प्लाइज ए बराबर सी की 4, बट हमें क्या चाहिए, सी स्क्वायर, सो दिस इज़ नॉट ट्रू ना, ये आपका इम्प्लाइज इसको कर ही नहीं सकता,
और ये आपका नेचुरल नंबर वैसे ही, ठीक। नेचुरल नंबर में आप ये देखें, कोई भी नंबर a बराबर सी स्क्वायर सी की 4 ट्रू देने वाला वही नंबर होगा जो आपका a और c 1 1 हो, ठीक। दूसरी बात, ये a बराबर सी स्क्वायर नहीं आ रहा, ठीक। ओके, और यहाँ से मैं c निकालूँ, बहुत सारे ऑप्शन बन रहे हैं, a की 1/4 बन रहा है आपका, ठीक। जो कि भाई नेचुरल नंबर में आप देखें ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। या इससे बेटर रीज़न यही है कि भाई a बराबर C4 कैसे एग्जिस्ट हो गया, जब a बराबर सी स्क्वायर और ये हो भी गया तो इट इज़ ट्रू फॉर ओनली a बराबर 1 होगा तभी ट्रू है। सो दिस रिलेशन इज़ नॉट ट्रू एंड देयर फोर इट इज़ फॉल्स। इसको है ना हम 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। असली नाम इनके मैं बता दूं आपको, जो पहला रिलेशन का पार्ट था इसका, इस क्वेश्चन 9th का फर्स्ट था रिफ्लेक्सिव नाम है, याद रखना। सेकंड पार्ट है सिमेट्रिक, और जो थर्ड पार्ट हमने पढ़ा है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। ये देखो ए बी रिलेटेड है, बी सी रिलेटेड है तो ए सी रिलेटेड होगा, लेकिन वो हो नहीं रहा ना, हमें प्रूव करना था ए बराबर सी स्क्वायर, आ रहा है ए बराबर C4। और वैसे भी आपके दे रखे नंबर्स आपके कौन से, नेचुरल नंबर शुरू में दे रखा है n2n है, ठीक। तो नेचुरल नंबर में आप देखें कि एक नंबर आपका, चलो ये हो भी जाए, जैसे भाई मैं रखता हूँ 2 बराबर ये 16 हैं, 16, ये 2 की 4 आप रख भी दो, ठीक। तो यहाँ आपका वो नंबर मैच नहीं करेंगे ना, 16 यहाँ पर और ये 2 का स्क्वायर, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हमारे, ठीक। सो किसी भी हिसाब से ये हमारा रिलेशन यहाँ बैठ नहीं रहा है, ठीक। तो ये 9th क्वेश्चन हमारा जो है, ये तीनों ही क्या थे हमारे, फॉल्स केस थे। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन क्या है उसको पहले नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लेट करें ए जो है वो दे रखा है 1 2 3 4, आपको बी सेट प्रोवाइड कर रखा है 1 5 9, और फिर आपका है 11 और है 15 और 16, ठीक। और फिर आपका दे रखा है एफ जो है वो आपका है 1 5, ठीक, 2 9, और फिर ये 2 9 है, और फिर ये है आपका 3 1। और उसके बाद है 4 5 2 11, 4 5 एंड 2 11। अब ये कहता है कि बताएं आर द फॉलोइंग ट्रू, आर द फॉलोइंग ट्रू। ये द है, तो देखें फर्स्ट पार्ट है एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक। मैं ऐसा करता हूँ हाथ के हाथ इसको चेक करते हैं। ये जो एफ है आपका, ये एक रिलेशन है एफ रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब जो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं इस रिलेशन के, उसमें पहली एंट्री जो है वो ए से बिलोंग करनी चाहिए क्योंकि ए टू बी है, ठीक। और सेकंड एंट्री किससे बिलोंग करनी चाहिए ऑर्डर पेयर की, बी से। तो ज़रा चेक करें, ये आपकी फर्स्ट एंट्रीज जो हैं वो क्या है, 1 2 3 4, और 2 मतलब 1 2 रिपीट नहीं होगा, 1 2 3 4 होगा, दैट इज़ ए के बिलोंगर है। अच्छा, ऑल सेकंड एंट्रीज की 5 9 1, 5 रिपीट होगा तो नहीं करना, 11, तो 5 9 1 और 11, 5 9 1 11 है इसकी, सो रिलेशन है हमारा, ठीक। ओके, सो इट इज़ ए रिलेशन, इट इज़ ए रिलेशन फ्रॉम A to B since all
फर्स्ट एंट्रीज belongs to set A and all second entries belongs to set B. Therefore it is a ये ट्रू केस हो गया. ट्रू मीन्स हाँ वाकई ट्रू है, यस कर दो इसको. उसने पूछा ना कि भाई बताएं आर द फॉलोइंग ट्रू, यस. नोट कर लीजिए फटाफट. फिर सेकंड पार्ट कहता है कि f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. ऑर्डर्ड पेयर में मैंने आपको खास बताया कि ऑर्डर्ड पेयर में बस ये देखो फर्स्ट एंट्री रिपीट कर रही है क्या. देखिए ध्यान से, फर्स्ट एंट्री ये मिल गई. देखो ये और ये यहाँ आपका 211 नॉट ए फंक्शन, ये नॉट ए फंक्शन बिकॉज टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एंट्री. सेकंड हो जाए कोई टेंशन नहीं, फर्स्ट एंट्री सेम नहीं होनी चाहिए. इन 2 9 है, ये 2 9 है, तो दूसरा क्या है एंड 2 11. तो यूनिकनेस की प्रॉपर्टी हार्म हो गई कि 2 पे 9 तो 2 पे 11 कैसे आ गया. जबकि हम फंक्शन में पढ़ते हैं कि x जो पहला सेट है उसकी हर इनपुट पे एक यूनिक आपका आउटपुट आएगा. ठीक, तो 2 पे 9 आ गया तो 2 पे 11 कैसे आ जाएगा फंक्शन अगर है तो इट इज़ नॉट ए फंक्शन. और नॉट ए फंक्शन हम लिख ही चुके हैं, तो ये क्या है फॉल्स है. अच्छा एक चीज़ और थी, तो चलो ऑर्डर्ड पेयर मुझे दिख गया. अगर बाई चांस कई बार ऐसा भी होता है कि ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता, तो आप देखना जो इसकी फर्स्ट एंट्रीज हैं 1 2 3 4 और तो नहीं क्लब करके वो 1 2 3 4 पूरा सेट ये है. कोई भी इनपुट आपका अनमैप्ड नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना. ये भी एक कंडीशन होती है, लेकिन ये पहले फेल हो गया तो आगे गए नहीं हम. ठीक, कि भाई जो डोमेन है उसका हर वैल्यू आपका मैपिंग पे होना चाहिए, उसकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए. तो यहाँ है ना, देखो 1 की 2 की 3 की 4 की 2 रिपीट हो रहा है तो उसको नहीं देखना. बट ये आपका 1 2 3 4 की आपकी इसमें है सारी की सारी, कोई इनपुट वेस्ट नहीं जा रहा. ऑर्डर पेयर तो खैर बेस्ट ही है, जो नॉट ए फंक्शन लिख दिया इट इज़ सफिशेंट है. तो नॉलेज बढ़ाने के लिए ध्यान रखें इस चीज़ को. अब लिखें अपना थर्ड पार्ट है नहीं, चलो बढ़िया है. 2 ही है ना वैसे, हाँ 2 ही थे. अब अगला क्वेश्चन 11th. अब 11th क्वेश्चन को देखें. ये कहता है एक फंक्शन है हमारा, वो आपका सबसेट है z क्रॉस z का. ठीक, एक फंक्शन सबसेट z क्रॉस z. क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शन सब सेट ऑफ सबसेट ऑफ z क्रॉस z डिफाइंड कर रखा है. f इज इक्वल टू, ये आपका दे रखा है ए बी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में और a प्लस बी, और कहता है a और b दोनों ही इंटीजर्स हैं. अब ये कहता है इज f इज ए फंक्शन. हमें जांचना है इज ए फंक्शन और नॉट फ्रॉम z टू z, और जस्टिफाई करना है कि भाई है कि नहीं. तो भाई आपको मैंने बताया, देखो 100 में से 99 भी आपकी कोई कंडीशन उसको पास कर देती हैं, तो और एक फेल कर दे तब भी उसे हम गलत मानते हैं, वो नहीं मानते कि वो सही है. दिख रहा है ना बच्चों को ऊपर का. तो ये ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढें आप ऐसे क्वेश्चंस का. इलाज ये है कि वो कहता है 2 नंबरों का, 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट
और 2 इंटीजर्स का सम। अगर इसमें आप देखें इंटीजर्स हैं, आप ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कि फर्स्ट एंट्री रिपीट हो जाए तो फंक्शन डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। और ए और बी इंटीजर्स हैं, तो आप देखें 2 इंटीजर कोई से भी सोचो, जैसे भाई मैं 18 ले रहा हूँ सपोज। 18 कैसे कैसे गेट कर सकता हूँ मैं? 18 आपका मैं गेट कर रहा हूँ, लाने मतलब 18 ला रहा हूँ, तो उसका ए आपका आ सकता है, मतलब ए बी को मैं 18 सेट कर रहा हूँ, ठीक। तो ए और बी मैंने यहाँ लेट करे हैं 9 एंड बी लेट करा है मैंने 2। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस ए बी, जो फंक्शन की स्टोरी है, ए बी हो गया 18 और कॉमा 9 प्लस 2 ए प्लस बी। तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या बना इसका, देखो 18, मेरा टारगेट है 18 इनपुट करना है, ए और बी को इनटू करा के 18 आए, तो 11 आ गया। अच्छा, दूसरा केस मैं ले सकता हूँ, एक चॉइस तो ये ली और ए और बी के कॉम्बिनेशन इंटीजर्स में बताएं जो 18 प्रोडक्ट दे, ठीक। तो एक कॉम्बिनेशन में ले रहा हूँ 6 का एंड 3 का। तो आप देखें इसका ऑर्डर पेयर एज पर दिस बनाए तो आ रहा है 6 इंटू 3 और 6 प्लस 3, ये कितना आ रहा है 18 और 9। अब ध्यान से देखें, ये 2 ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें पहली एंट्री क्या हो गई, रिपीट, सो इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए फंक्शन। सो देयरफॉर f is not a function as in ordered pair first entry repeat in 18 11 एंड ऐसे सो मैनी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। डिस्क्वालीफाई करना हो तो ऐसे होता है, ठीक। ओके, कि भाई ये फंक्शन को माइंड में लेके चलो कि भाई इस तरीके से एक ऐसी विजुलाइज कर लो एग्जाम्पल। ये जस्टिफिकेशन भी हो गई, हमारी बात भी साबित हो गई। मतलब ये कहना ही जाता है कि इंटीजर्स हैं, प्रोडक्ट है उनका समय। तो प्रोडक्ट तो आप देखें 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट तो आप मैनी उससे फैक्टर्स जो होते हैं उसके ला सकते हैं। 18 को जैसे भाई आपका मैंने लिया 9 2 6 3 18 और 1 भी हो सकते थे, ठीक, करेक्ट है ना। ऐसे मतलब इसके फैक्टर्स तो ऐसे नंबरों के बहुत सारे होते हैं, तो वो आपका सेम आपका ये इनपुट के ऊपर 2 डिफरेंट आउटपुट कैसे देगा, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो ऐसे सोचा करें आप। अब 12th क्वेश्चन, तो देखिए मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो बड़ी खुशी हो रही है पहुंचने में, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12, थ्योरी के चैप्टर ख़त्म हो रहा है नहीं, वैसे देखो इसके बाद प्रैक्टिस तो इधर उधर की और बुक से करते रहना, बट कॉन्सेप्ट आपके यही लग रहे हैं, ठीक। 9 10 11 12 और 13, और यही टॉपिक हमारे 12th में बहुत डीप में है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। जो 12th का स्टूडेंट होता है, पहले मैं उनको ये फंडे दोबारा रिपीट कराता हूँ, पर टाइम लगता है देखो, लेकिन अब तो सुविधा है, ऑनलाइन पे आप वीडियो कभी भी देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ें, उसको फिर 12th का समझ में आता है बहुत अच्छी तरह। तो f इज सच दैट आपका a to n, और ये आपका CPT वगैरह में भी यूज़ होता है। तो ध्यान देना है कि अगर CPT को भी पढ़ना है तो पहले ये पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद वो थोड़ा 12th का अपर लेवल का भी पढ़ाना पड़ता है उन्हें, तब जाके मेंटेन होता है, आपकी तैयारी हो पाती है अच्छे एग्ज़ाम्स की जो है। तो देखें Fn आपको दे रखा है द इंटीग्रल नो हाईएस्ट प्राइम नंबर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो देखें ये आपका फंक्शन a से n की ओर जा रहा है, ठीक, ओके। ये आपका fn जो है वो हाईएस्ट आपका फैक्टर है n का, उसकी रेंज बतानी है, रेंज ऑफ f आपसे पूछी गई है। देखो क्वेश्चन मैंने पूरा राइट कर दिया, अब बुक की ज़रूरत नहीं है ना पढ़ने की, सारा ब्रीफिंग हमारे हाथ में सामने है। अब आपका एक फंक्शन है a to b, ये डोमेन है, ये क्या है कोडोमेन, मतलब आउटपुट आपकी नेचुरल नंबर आएगी। अब fn लेना है आपने
वो लेना है जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है n का। तो आप एक एक करके ये आप n की जगह ये डालते जाएं। ये है ना हमारा इनपुट के लिए डोमेन जो है सेट ए जो है, तो f जैसे मैंने 9 डाला, तो एज पर दिस मुझे देखना है इस 9 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन है। भाई 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन हुई 3/3, 3 into 3, तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम यू हैव इन इट इन द फैक्टर्स ऑफ 9, दैट इज़ 3। सो एकदम देखें 9 इनपुट करा तो एज पर दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर वी गेट 3। सिंस सिंप्लिसिटी में ये तो आ ही गया। अब नेक्स्ट पे आए F10। ये बताएं 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन है। 2 5s एंड 5 इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम, और कोई नहीं, हो ही नहीं सकता। सो दिस वुड बी 10 इनपुट करने पर क्या है 5। ऐसे ही नेक्स्ट को निकालें 11। 11 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो इसका तो भाई क्या होगा ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर 11 ही इटसेल्फ होगा। तो 11, 11। देन आपका f आपका है 12। 12 का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, तो भाई इसका सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो बन सकता है वो क्या बन सकता है आपका 3, क्योंकि 3 into 2 into 2 एंड द ग्रेटेस्ट प्राइम इसमें क्या है 3 है। भाई 3 into 2 into 2, तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर 3 आ रहा है, वो लिख दो। दैट मीन्स 12 पर 3। ओके है, इसको ध्यान से नोट करें। अच्छा ये है 13। 13 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो भाई बड़े से बड़ा प्राइम फैक्टर कौन होगा इसका, इट सेल्फ ही होगा 13। तो 13 पे 13। अब आपको रेंज लिखनी है। रेंज इज सेट ऑफ ऑल सेकेंड एंट्रीज, ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से सेट बोल रहा हूँ, रेंज बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एंट्रीज, ऑल सेकेंड एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और मैंने सेट वर्ड इसलिए लिखा कि बच्चा कोई रिपीट ना करे। ऑर्डर्ड पेयर्स, तो देखें रेंज आपकी जो बनी वो क्या बन रही है, देखें क्या क्या रेंज बनी इसमें। देखें सेकंड एंट्री क्या क्या है, 3 5, रिपीटेशन मत करना, 3 5 11, ठीक। उसके बाद 13 और चेक कर लें, 3 5 11 13 के अलावा कोई और तो रिपीट ही हो रहा है, तो ये ना लिखें, सेट में लिख रहे हैं तो रिपीटेशन अलाउड ही नहीं, तो रेंज आ गई हमारी नहीं। सो आई होप बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया। मिसलेनियस काफ़ी बड़ी थी ये भी, तो भाई 11th स्टैंडर्ड के लेवल का, या जिसे कहें भाई एक फंडामेंटल बेसिक पार्ट हमने सेट रिलेशन फंक्शंस का आज कंप्लीट कर लिया है। अब इसको काफ़ी डीप में, कंपैरेटिवली इससे तो काफ़ी डीप ही है, 12th क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक। आप इसे एंजॉय करें, और अभी मैं इसके चिंता ना करें, हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ जो हमने टिल यहाँ तक की नॉलेज गेट करी है, तो उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे बढ़िया वाले, तो आप इतने इस दौरान इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक। ओके।